दलित मूवमेंट SC ST का मूवमेंट था वो गायब हो गया और डर उससे लग रहा है क्योंकि आज जिस तरह के हमले हमारे उस पे संविधान से लेकर के और पूरे देश में जो SC ST के कम्युनिटीज़ के ऊपर अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं तो डर उससे लग रहा है कि भैया जो हमारे लोग कर्णधार थे, लड़ने वाले थे, जिस समय काशीराम जी जब लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, हमारा समाज इतना जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, गांव-गांव में रहते थे, तो उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया लोगों को जगा करके। और आज जब हमारे सैकड़ों पढ़े लिखे लोग हैं और जब शहरों में रह रहे हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, हर चीज़ से ताकतवर हैं, आज वो घरों में बैठे हैं तो डर इस बात से लग रहा है, उनसे नहीं लग रहा। वो ज़्यादा क्या करेंगे, वो पीटेंगे, मारेंगे, ख़त्म कर देंगे जान से, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन डर हमें अपने उन लोगों से लग रहा है जो घरों में बैठे हैं। सर्दी होती है तो कहते हैं बहुत सर्दी हो रही है, निकलते नहीं है रजाई ओढ़ के। बारिश होती है तो कहते हैं बारिश हो रही है, और जब गर्मी होती है तो गर्मी तो है ही है। तो इसीलिए डर हमें अपने मिशन लोगों से कमजोर हुआ तो इस वजह से मुनादी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, नहीं तो ये मुनादियाँ पहले कहाँ थी। जैसे जब BSP वहाँ पर मजबूत थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सत्ता में कम सीटें आती थी या नहीं रहती थी, लेकिन जो इस बार जो रिजल्ट आए हैं जिसकी वजह से BSP पूरी तरह एक सीट आने से, तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको वोट नहीं दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये दलित मूवमेंट जीरो हो गया है। और हमारे जो दूसरे लीडर हैं जिनको सबको मिल करके, ठीक है आप पॉलिटिक्स अपनी अलग करो, संगठन अपने अलग चलाओ, मगर राष्ट्रीय स्तर पर एक आप कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हो, कोई फेडरेशन बना करके एक साथ आ सकते हो, जिससे कि इस देश के अंदर जितनी भी ये शक्तियां हैं इनको डर तो पैदा हो कम से कम कि भैया कम से इनको अब देखो इस देश में जब 22वीं सदी में दुनिया जा रही है और पूरी दुनिया को कह रही है भैया हम चांद पे फ्लैट बन गए और सूरज पे और कहाँ कहाँ पहुँचने वाली है, और हमारे देश के अंदर आज ये दो गधे ऐसे करके मुनादी करवा रहे हैं कि भैया 50 जूते लगेंगे, 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये शर्मनाक घटना ये उस प्रशासन, उस राज्य की सरकार और उस देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की है कि इमीडिएट उस आदमी को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला। क्यों इस बात की जरूरत पड़ी कि वो सोशल मीडिया पर जब तक वायरल ना हुआ, जब तक कि लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, उसके बाद भी उसको बड़े प्यार से अरेस्ट कर रहे हो आप, और उसमें जो धाराएं भी आपने लगाई हैं वो ठीक नहीं लगाई हैं। तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो यहाँ बैठे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, और एक टीवी चैनल का सुदर्शन चैनल का मालिक वो गधा वो संविधान के विरुद्ध शपथ लिवा रहा है अम्बाला में, और ये सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, देशद्रोह का केस नहीं लगा रही है। और कोई आंदोलन करें, मजदूर आंदोलन करें अपने हक को लेके, आदिवासी आंदोलन करें अपने हक को लेके, ST करें, महिलाएं करें, तो उन पे सीधे धारा लगा करके कि इससे भैया सुरक्षा को खतरा है, उसको जेल में डाल देते हैं। अब तो देखो इस वजह से कि इन्होंने ये जो अपना ख़त्म कर दिया देशद्रोह का, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कुछ राहत मिली है उन लोगों को जिनको बेगुनाहों को अंदर किया हुआ था। तो आप उन लोगों को तो नहीं पकड़ रहे भाई कि जो खुलेआम देश के संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब उसके एक चैनल पे उसने कहा था जो कश्मीर फाइल का वो डायरेक्टर की भैया हम ब्राह्मणों को अलग देश दे दो। मतलब आप अलग देश की मांग कर रहे हो और दूसरे लोगों को कहते जो किसान मोर्चे पे बैठे रहते हैं कि खालिस्तानी है। तो भैया ये भी तो अलग देश की मांग कर रहा है, इसके खिलाफ भी तो देशद्रोह बना के जेल में डालो। इसने कैसे कह दिया ब्राह्मणों को अलग देश चाहिए? तो ये किसी जाति का देश नहीं है, ये किसी कम्युनिटी का देश नहीं है, ये देश पूरे देश के लोगों का जो भी इसमें रहते हैं। और बाबा साहब ने लिखा प्रेम्बल ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और आज तक इस देश के में तमाम लोग भारत के लोग नहीं बने, कोई तो अपनी अपनी जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, भाषाओं में बटे हैं। और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हमलों से तो हम नहीं डरते, मगर डर इस बात का कि जो उस हमलों को लड़ने के लिए जो क्रांतिकारी योद्धा मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब और दूसरे हमारे जो योद्धाओं की तरह होने चाहिए, तो वो मैदान में नहीं है। आज हमारे जो मूवमेंट था बिल्कुल जीरो हो गया। उसीलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठ करके हम कह रहे हैं कि भैया कड़कती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में निकलो, हम साइकिल चला रहे हैं, क्यों भैया निकलो, अब कमरों से बाहर निकलो, बाबा साहब मत बनो। तुम्हें अब यहाँ उनका अनुयायी बन करके उनको लोगों के बीच में जा करके इस संविधान को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। इस बात से हमें थोड़ा डर लगा। लेकिन 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज कोई दलित अपने घोड़े पे बारात नहीं निकाल सकता, उसको रोका जाता है। आपने मुनादी वाला मुजफ्फरनगर का कांड सुन लिया, तो क्या अभी आज़ादी है देश में?
देखिए बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि भैया जो जो संविधान है इसको लागू करना पड़ेगा, ये अपने आप लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग सत्ता में आए उनका जो विचार था मनुवादी विचार था, भेदभावपूर्ण विचार था। हमने इसमें एक मांग आज के उसमें आंदोलन में ये भी रखी है कि भैया जो संविधान का आर्टिकल 17 जो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब बोल गए थे कि आज से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है, अस्पृश्यता खत्म की जाती है, तो भैया आज 75 साल हो गए, आज क्यों नहीं अस्पृश्यता खत्म हुई? अस्पृश्यता मतलब जातिवाद। तुम अगर हमसे छुआछात करते हो जब तो घोड़ी पे नहीं बैठने देते, जब तुम हमसे छुआछात करते हो तभी तो तुम हमें आज भी मुनादी करके कहते हो कि हमारे ट्यूबवेल पे नहीं आएगा, तो हमारे खेत में नहीं आएगा। तो हमने इसमें मांग की है कि भैया एक तो आर्टिकल 17 लागू करो और दूसरा हमारे लोगों को एक एकड़ खेती की जमीन दो, जिससे कि अगर कोई इस तरह का गधा अगर आ जाए, कोई अगर जातिवादी व्यक्ति, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, हमारे पास रोजगार नहीं होंगे, अपने खेत नहीं होंगे हमारे ऊपर, तो इस तरह के गधे हमारे साथ करेंगे, बहिष्कार करेंगे हमारा। हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहेंगे इनके पगार मत दो, इनको यहाँ से दुकान से सामान मत दो, इनको खेती में मत आने दो, हमें खेती दे दो। भाई तुम अपनी खेती करो, हम अपनी खेती करेंगे, दोस्ती करनी है तो आ जाना, नहीं तो भैया अपना अपना हम हिसाब से करेंगे। इसीलिए हमने सरकार से मांग की है कि 22.5% इस देश की धन, धरती और शिक्षा में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि तो हमारे बच्चे जब तुम्हारे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तुम्हारे क्या जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो उसका प्रिंसिपल अगर ब्राह्मण है, टीचर अगर उसका अपर कास्ट है, तो हमसे वो भेदभाव करता है, छुआछात करता है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया 22.5% इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो उसके शैक्षणिक, उसमें से 22.5% हमारे हवाले कर दो। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उससे प्रिंसिपल से लेकर के और उसका 4th क्लास एम्प्लॉय तक हम अपने आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे। अब हमें 22.5% हिस्सा चाहिए, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और आज हम यहाँ से ऐलान करके जाएंगे और पूरे देश में हम इसको लड़ाई को मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक जगह आपका आरक्षण पूरी तरह से लागू है, वो है पॉलिटिकल लीडरशिप, संसद, विधानसभा। वहाँ आपके लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? देखिए बाबा साहब ने तो पहले ही बात कह दी थी, क्योंकि इसी रिजर्वेशन को ये मनुवादी लागू करेंगे, क्योंकि इनको वो गुलाम चाहिए ना, सिर्फ खाना पूर्ति करने वाले गुलाम चाहिए। क्योंकि देखो जब बाबा साहब मूवमेंट में, एक बात समझो, जब पूना पैक्ट की लड़ाई चल रही, पूना पैक्ट हो रहा था और जब गांधी बैठ गए वहाँ पर अनशन पे इसका अपने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, तो आप क्या समझ रहे हो कि जो बाबा साहब के खिलाफ हमारे लोग नहीं खड़े थे क्या? गांधी के पीछे कांग्रेस के साथ क्या हमारे लोग नहीं खड़े थे? तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, जब साइन करते ही कि ये जो हुआ ये राजनीतिक रिजर्वेशन, इससे गुलाम पैदा होंगे राजनीतिक पार्टियों के। और वही हुआ। बाबा साहब जब 1952 का पहला चुनाव लड़े तो उनका जो खास अनुयायी था वही उनके खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस से आकर के उसी ने हरा दिया, क्योंकि उस पद्धति से। तो इसके लिए लेकिन बाबा साहब हमें बता गए थे कि भाई मैं तुम्हें अलग मौका दे के जा रहा हूँ कि तुम कितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनाओ, अपनी पार्टी बनाना, अपना दलित मूवमेंट खड़ा करना, जिस काम को लेके काशीराम जी ने जिसको समझे वो, और अपनी नौकरी छोड़ करके पूरे देश में बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। जी हाँ जी बताइए। बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी, जी कम से कम 10% SC ST OBC के लोग मेन स्ट्रीम में आए, जी नौकरी चाकरी, अधिकारी, कलेक्टर, जज, अब तो आपके वाइस चांसलर भी बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बने हैं। वहाँ से क्यों चुप्पी है? देखिए वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, चाहे इनके चंगुल में मत फंसना, चाहे आपके लोग क्यों ना हो, क्योंकि ये सरकार का हथियार है। सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, सरकार उनको पगार देगी। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, आप खाली इस बात को क्यों देख रहे हो कि उन पार्टियों में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं हमारे रिजर्वेशन से, या कुछ सरकारी। सुनिए, देखिए इस्तीफा दे दिया। पहले सर उस सवाल का जवाब देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स हो या 4th क्लास एम्प्लॉय हो, उसको आप अपना क्यों समझ रहे हो? वो पहले हमें बाबा साहब बता के गए थे। हमें मूवमेंट क्यों नहीं चला? इस देश की धरती जब तक हमें नहीं मिलेगी, हमें इंडिपेंडेंट जब तक स्वायत्ता नहीं मिलेगी, हमें आर्थिक मजबूती इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी, जब तक हम नहीं लड़ पाएंगे इनके खिलाफ। क्योंकि एक ब्राह्मण ने का मर्डर हुआ आज कश्मीर में, 400 ब्राह्मणों ने इस्तीफा कर दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे। लेकिन हमारे लोग ने हमारे सरकारी पदों से किया सर, और हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें डर है। मैंने आपको कहा कि भैया हमारे लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। देखिए सवाल इस बात का, जो अचीव कर चुके हैं हमारे लोग, 10% लोग
वो क्यों नहीं आए? उनमें से 2% तो आओ भाई। आप अगर तुम मानते नहीं हैं आ बहुजन सकते पैसे डरपोक तो है? दो। आप मानते हैं बहुजन डरपोक है? बहुजन सारे डरपोक नहीं है, कुछ लोग हैं जो नौकरियों पे चले गए, उनको अपनी नौकरी का डर हो गया और उनको ये नहीं पता कि इस संविधान की वजह से तुम्हारी नौकरी है। अगर ये खत्म हो गया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी वहीं गटर में पड़ी होगी, या तुम चमड़े काटोगे या तुम धोबी का काम करोगे, तुम्हें वही काम देने वाले हैं जो बड़ व्यवस्था में थे। योगी जी सम्मान रास्ता कर रहे हैं क्या है? आपका। रास्ता संघर्ष, बाबा साहब का और काशीराम जी का संघर्ष है, उसको करो। उन्होंने बता के गए, अनुभव दिया और आगे लेके चलो। योगी जी तो सम्मान कर रहे हैं आपका, देखिए खाना खा रहे हैं आपके घर आके, अमित शाह जी खा रहे हैं। भैया अपने घर में क्यों नहीं खिलाते? तुम हमारे घर में क्यों आ रहे हो? अपने घर में बनाओ ना, अपनी चौकी में, रसोई में। अपने उनसे, अपनी बहन बेटियों से बोलो कि खाना बनाओ, हमारे दलित भाई आ रहे हैं, और उनको फिर वहाँ खाना खिलाओ, तब मानेंगे ना। आपको पॉलिटिकली तरीके से हमारे घर आके खाना खाते हो, जब वोट लेना होता है तुम अपने घर ले चलो ना, तब मजा आएगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण राम राज से आपको क्या दिक्कत? सर ये वाल्मीकि जी का इशू मंच नहीं है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये हमारा पॉलिटिकली संविधान 40 है, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसके ऊपर चर्चा है। राम राज्य चल रहा है ना, उसके बाद नहीं, कोई राम राज्य नहीं चल रहा सर। हम संविधान राज को से खुश हैं। और और एक और सुन लीजिए, चलो मैं आपको कह देता हूँ इसमें, ये जो राम है या ये जो राम राज्य है, ये वाल्मीकि जी का राम राज्य नहीं है, ये मनुवादी उसका जो वो तुलसीदास गोस्वामी का रामचरितमानस का उनका राम राज है। ये हमारे वाल्मीकि जी का नहीं है। तो इसलिए इस सवाल पे हम ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि धार्मिक सिस्टम है। राम राज्य में विश्वास नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि उस राम राज्य की व्यवस्था को खड़ के हमारे बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को नया संविधान दिया, जिसकी की वजह से आज हम यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पे अपनी बात कह पा रहे हैं। सर मोदी सरकार ने बहुत 5 साल के दौरान 72,000 नौकरी खत्म कर दी रेलवे में, थर्ड और फोर्थ कर्मचारियों की। सिर्फ रेलवे नहीं तो सब में ही होगा सर। हाँ। वो तो सब में ही कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि कोई नौकरी नहीं देनी है, क्यों? ठेकेदारी ला रहे हैं और सब बेच रहे हैं, सब कंपनियों को बेच रहे हैं। इसमें एक वो लिखा है 1992 से लेकर के आज तक जितनी कंपनियां बेची हैं, सब कंपनियों में हमारा जो रिजर्वेशन रजिस्ट्रेट करें, क्योंकि वो किसी की खैरात में नहीं है। वो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बाबा साहब हमें 16(4) में फंडामेंटल राइट है। तुम बेच ही नहीं सकते सरकारी संपत्ति, बेचोगे तो अल्टरनेटिव देना चाहिए। हमने कहा कि जिन कंपनियों को तुमने बेचा उस कंपनी में 1992 से लेकर आज तक हमारा रजिस्ट्रेट करो रिजर्वेशन, और प्लस जितना रेवेन्यू कमाया तुमने उससे, क्योंकि उसमें हमारा 22.5% हिस्सा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा हमें 22.5% रेवेन्यू का पूरा हमें कैश में चाहिए विद ब्याज 1992 से लेके 2022 तक। सर आपने लिखा है कि मीडिया में भी और फिल्म उद्योग में भी आरक्षण चाहिए। हाँ, वहाँ तो फिल्में नहीं चलने देते हैं आपकी, जैसे भीमा कोरेगांव फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया है। तो इसीलिए तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। जैसे हॉलीवुड में है, आपको पता है हॉलीवुड में, खासतौर पे अमेरिका में, वहाँ पर जातिगत नहीं है लेकिन वहाँ रंग भेद है, गोरे काले का। वहाँ जब संघर्ष हुआ, वहाँ मार्टिन लूथर किंग और तमाम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद वहाँ पर हुआ कि जो कोई भी पिक्चर जब तक रिलीज नहीं होगी, जब तक उसमें काला हीरो है तो काला विलेन, वो गोरा विलेन होगा। अगर गोरी हीरोइन है तो उसकी को स्टार ब्लैक होगी। तो उस तरीके से हमें भी 22.5% उस पिक्चर में, हर कोई पिक्चर बनेगी SC ST के, जब तक हीरो हीरोइन नहीं होंगे, कलाकार नहीं होंगे, पिक्चर रिलीज नहीं करे सेंसर बोर्ड। हमें रिजर्वेशन चाहिए। डंडा दे के बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा हथियार दिया है, और आप कह रहे हो कि हम क्यों ना मांगे? या हम अलग से नहीं मांग रहे, हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे जो हमारे बाबा साहब ने दिया। तुम चलाओ भैया हिंदुत्व का वो खूब एजेंडा, हम चलाएंगे संविधान का एजेंडा। संविधान 40 हम अपने लोगों को बता रहे हैं तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, ले लो। लेकिन आजकल तो हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है चौराहों पर। तो हम भी तो चौराहे पे बैठे, हम भी तो संविधान 40 पढ़ा रहे हैं, हम भी तो बता रहे हैं संविधान क्या है। महिलाओं के अधिकार, SC ST के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, किसानों के यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में, यहाँ तक कि सबके फसलों के, इस धरती के अधिकार लिखे हुए हैं इस संविधान में। लोग पढ़ते नहीं ना, पता नहीं है संविधान में। संविधान तो चिल्लाते हैं, संविधान में है क्या पढ़ता ही नहीं है। हर चीज के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, एक एक नागरिक के लिए अधिकार इस देश के संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं। और मजे की बात देखो, मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ। मैंने कहा ब्राह्मण भाइयों से कि भैया जब हिंदू राष्ट्र था तो तब सुदामा भिखारी था, भूखा था, दरिद्र था, यानी ब्राह्मण दरिद्र थे। और जब से संविधान लागू हुआ बाबा साहब का, तब से पहला राष्ट्रपति कौन बना? ब्राह्मण। पहला प्रधानमंत्री कौन बना? ब्राह्मण। इस संविधान से सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को हुआ है। और कोई भी हिंदू राष्ट्र में एक ब्राह्मण
शासक का कोई नाम बता दो और मैं बताता हूँ कितने लोग मंत्री संतरी और इस देश के कैबिनेट में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मणों को भी संविधान को बचाना चाहिए हमारे साथ आकर के, क्योंकि इस देश का संविधान एक एक नागरिक को पूरी शक्ति देता, सपोर्ट देता, पूरी ताकत देता। लेकिन सर यहीं पर संविधान की कॉपी जलाई गई थी जहाँ बैठे हैं आप। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ना, कुछ लोगों के कहने से कर दिया, क्योंकि मैं जिससे ही पूछता हूँ भाई संविधान में ये पहला अक्षर क्या लिखा हो प्रेम्बल में, उनको पता ही नहीं है। बड़े बड़े जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, उनको नहीं पता। मैं उनके घर में जाके पूछता हूँ कि भैया बताओ संविधान पढ़ा? खराब तुम बोल रहे हो, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो हम तो यही तो कर रहे हैं संविधान चालीसा में। संविधान की कॉपी मैं साथ रखता हूँ अपने साथ। देखो हिंदी में भाई, हिंदी आती है हिंदी में, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में, जिस भाषा में, सब भाषा में संविधान है। किसी ने कह दिया बता के कि संविधान खराब है, हमने मान लिया। भाई कैसे खराब है? अगर खराब होता तो एक कमीज बढ़िया टेरिकोट की पहन करके मैं यहाँ नहीं बैठा होता, भाषण नहीं दे रहा होता। क्योंकि संविधान नहीं था तो तब मुझे ये अधिकार नहीं थे, तब मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं था, तब मुझे आज़ादी के साथ ये अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। आज है। तो इसलिए संविधान को बचाना एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है।